ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी, मेरे को एक भी समझ में नहीं आया। To protect the investor, to make a rules and regulation, and to market development. Now इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स के बाद नेक्स्ट वन, ये किसको एप्लीकेबल नहीं है? गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन, आरबीआई ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्पेशल लॉ के अंदर सेटअप हुआ है। देन उसके अलावा कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज, उसके अलावा कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज के अलावा शेयर वारंट के अलावा राइट और एनी रिलेटेड सिक्योरिटीज टू इट, इनको ये एप्लीकेबल नहीं है। सिक्योरिटीज की डेफिनेशन ऑन अ काउंट ऑफ 3 सब लोग साथ में बोलेंगे। सिक्योरिटीज की डेफिनेशन: शेयर, स्क्रिप्ट, बॉन्ड, स्टॉक, डिबेंचर, बॉन्ड, डिबेंचर, मनी अदर डिबेंचर, लाइक स्टॉक। सिक्योरिटीज ऑफ। शांत बैठो या भसड़ यस सर। मचिए और मत मचो। मतलब काउंट ऑफ 3 बोला तो ऐसे मेंढी 1 2 3। सिक्योरिटी इंक्लूड शेयर, 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 स्क्रिप्ट, बॉन्ड, स्टॉक, डिबेंचर, बॉन्ड, bonds, डिबेंचर, debenture डिबेंचर stock, स्टॉक और अदर the मार्केटेबल marketable सिक्योरिटीज। securities, derivatives incorporated of company or body corporate, unit issued by यूनिट इशूड collective बाय investment Collective scheme, इन्वेस्टमेंट स्कीम, investment unit यूनिट issued इशूड issued by बाय by म्यूचुअल फंड, mutual fund scheme, government securities गवर्नमेंट government सिक्योरिटीज, or securities, any or other any एनी other अदर इंस्ट्रूमेंट securities declared by central government. central government, Then उसके बाद नेक्स्ट वन कॉन्ट्रैक्ट, बाइंग एंड Buying सेलिंग and selling of ऑफ securities. uh, कॉन्ट्रैक्ट, spot delivery contract, a contract which A provides contract which actual provide actual for actually delivery actual withdraws delivery of securities securities and and payment payment of price 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 or either on on the the on same day same or day, next next day. day. date or next day. Yes. Stock exchange means a body of individual, Body corporate, incorporated or not, constituted incorporated, for demutualization and corporation. Corporatization, Body corporate incorporated as per Company Act under that corporation and 2013, demutualization for 3 functions: assisting, regulating, assisting, controlling, regulating, or controlling the business participating and dealing. and dealing in securities. Yes. Recognized stock exchange. A stock exchange recognized by central It's being government. recognized by the central government. ओके, आप कुछ भी मत बोलो, शांति बनाए रखो। सिर्फ पावर ऑफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट। कॉल पीरियोडिकल रिटर्न, इसमें 3 आएंगे। आपको रिकॉर्ड्स एंड पीरियोडिकल रिटर्न सबमिट करने, रिकॉर्ड 5 साल तक मेंटेन करना है। उसके अलावा एनुअल रिपोर्ट आपको सेबी को एंड सेबी के अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी है। दूसरा, दे मेक अ रूल्स एंड रेगुलेशन आफ्टर कंसल्टेशन विद देम। पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन के उसमें 2-3 बार क्वेश्चन आया, क्या रूल चेंज कर सकते क्या? हाँ, कर सकते। देन सुपरसेड द बिजनेस, इसमें 5 प्रोसेस आएंगे। पहले इनको अपन क्या करेंगे, नोटिस भेजेंगे, अपॉर्चुनिटी ऑफ हर्ड करेंगे। उसके बाद तीसरा, अपन इनकी बॉडी कैंसिल करेंगे, दूसरी बॉडी अपॉइंट करेंगे, ऑफिशियल गैजेट में डिक्लेयर करेंगे। बिजनेस सस्पेंड कर सकते हैं 7 डेज फॉर द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। डायरेक्शन दे सकते हैं, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एंड कंपनीज को डायरेक्शन दे सकते हैं, इट इज अलाउड। प्रोहिबिट द अनडिजायरेबल ट्रांजैक्शन, अगर सेबी को लगता है या गवर्नमेंट को लगता है तो ऐसे ट्रांजैक्शन पर ये रोक लगा सकते हैं। सो दीज आर द पावर। Then power of a stock exchange, power to restrict the voting right and power to make a rules and regulation. Only one member, one vote, only member vote, no proxy, other related matter. Amended by laws में क्या आता है? फाइन, मेंबर को एक्सपेल कैसे कर सकते हैं? सस्पेंशन पीरियड क्या होगा? पेमेंट ऑफ मनी, ये आपका हो गया। देन उसके अलावा है एडजुडिकेटिंग पर्सन, नॉट बिलो द रैंक ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव डिवीजन ऑफ सेबी। 2-3 काम करता है, सुमॉन एंड इन्फोर्स द अटेंडेंस ऑफ अ पर्सन, मेक ए इन्वेस्टिगेशन, इम्पोज द पेनल्टी लगाते वक्त 3 चीजें देखेगा, सामने वाले को गेन एंड अपने को गेन एंड अनफेयर एडवांटेज कितना हुआ है, सामने वाले को लॉस कितना हुआ है, और रिपीटेटिव इन नेचर कितना है। देन फ्लो चार्ट, लिस्टिंग एंड डी लिस्टिंग में इसमें नहीं जा रहा। डॉक्यूमेंट कौन से लगेंगे अगर मेरे को स्टॉक एक्सचेंज में आपको शेयर लिस्ट करने? एमओए, एओए, डिवेंचर ट्रस्टी, प्रॉस्पेक्टस, ऑफर टू सेल, पिछले 5 फाइनेंशियल ईयर के स्टेटमेंट, 10 साल का बोनस डिविडेंड की हिस्ट्री, 5 साल का शेयर इश्यू का हिस्ट्री,
अंडरराइटर के साथ, प्रोमोटर के साथ, ब्रोकर के साथ किए हुए एग्रीमेंट और ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट द कंपनी। Types of listing: IPO, FPO, right, bonus and merger. IPO for the first time by unlisted company, FPO listed company ने दूसरी बार, right, existing shareholder, bonus out of reserve, merger and अमल कमीशन, ये आपको सब शेयर एक दूसरे के एक्वायर्ड करेंगे। पेनल्टीज, पेनल्टीज भी इतनी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। अगर आपने बुक्स रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किए या आपने एग्रीमेंट नहीं किया है क्लाइंट के साथ या आपकी कंप्लेंट पेंडिंग है तो मिनिमम 1 लाख पर डे 1 करोड़ तक आपको जो सेग्रीगेशन बोला गया था कि क्लाइंट के पैसे साइड में रखो या आपने वो पेनल्टीज इंपोज की वो फॉलो नहीं करी तो 1 लाख एंड 1 करोड़। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने पीरियोडिकल रिटर्न फाइल नहीं किए, सेबी के रूल्स नहीं फाइल किए, उसके अलावा डी लिस्टिंग लिस्टिंग के कंप्लायंस नहीं करे, डीमोनेटाइज में फॉर्म में शेयर है आपके तो 5 लाख और 25 करोड़। नाउ ये आपकी पेनल्टीज है, ये आपका चैप्टर नंबर 1 कल रिवाइज किया आप लोगों ने, ध्यान से देखो। चैप्टर नंबर 2, एवरीथिंग इज नोटेड ऑन योर नोटबुक ओनली, तो कॉन्सेंट्रेट। एक सेकंड हाँ शुरू और आपको लेट्स स्टार्ट। रेडी? Sure. SEBI. SEBI is a body corporate with a perpetual succession and a common seal with a power to acquire, hold, dispose of property of both movable, immovable to the contract to sue or to be sued for its own name. ये words आपके introductory में आपको पता होनी चाहिए। SEBI क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट। कैसे? बॉडी कॉर्पोरेट, परपेचुअल सक्सेशन, सक्सेशन, कॉमन सील है, यस कॉमन सील है। इनके पावर्स देखो, इनका पावर क्या है? एक्वायर, होल्ड, डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, मूवेबल, इमूवेबल प्रॉपर्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट टू बी सूड इन इट्स ओन, किसी को सू करना या खुद के खिलाफ कंप्लेंट जो भी है वो एक्सेप्ट करना, दैट इज अ वर्क ऑफ सेबी। तो बिना एक बार बोलो, इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, परपेचुअल सक्सेशन, with perpetual succession, common seal, power to acquire, hold, dispose of property, both immovable and movable, to contract to sue and dispose in its own name. नाउ ये चार्ट उससे भी बढ़िया है। सेबी के ऑब्जेक्टिव अपन ने ऑलरेडी देखे हुए हैं, इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना, मार्केट को रेगुलेट करना और मार्केट को डेवलप करना। डेवलप करना। सुनो यहाँ पे। नाउ इतना सब होने के बाद द नेक्स्ट वन इज कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन इज नथिंग बट व्हाट, केस में सेबी में कितने लोग हैं, तो सेबी में लोग है, पहला चेयरमैन, दूसरा आरबीआई का ऑफिशियल, तीसरा 2 लोग होने चाहिए विच इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर एंड डीलिंग विद द फाइनेंस एंड कंपनी, और 5 मेंबर होने चाहिए, एटलीस्ट 3 होल टाइम मेंबर्स। इसको शॉर्टकट दिया आपको याद करने के लिए, इट्स 1 2 3, 1 आरबीआई मेंबर, 1 चेयरमैन। 2 अलग अलग है, लोगों को लगता है कि एक ही है, नहीं, एक आरबीआई का मेंबर और एक चेयरमैन। दो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर जो कि फाइनेंस या कॉर्पोरेट से डील करता है, ऐसे 2 लोग जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट से होंगे, और 5 लोग, उसमें से 3 लोग फुल टाइम होने चाहिए, 1 2 and 3। Now, chairman and other member are among the person ability and integrity and the special knowledge in law, economics and accountancy etc. तो ऐसे कोई ऐरा गैरा जाके चेयरमैन नहीं बन सकता है सेबी का। You should have the knowledge of the law, finance, economics and accountancy. फंक्शन, तो सेबी के फंक्शन, इसका भी चार्ट मैंने आपको नोटबुक में लिखवा के दिया हुआ है, एंड इट इज डिवाइडेड बिटवीन द 3 पार्ट। आपको क्वेश्चन आएगा तो पूरा 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा कि सेबी के फंक्शन बताओ,
इसको याद करने के लिए ऐसे तोड़ा गया है, वरना आप नॉर्मली कैसे भी इसको याद कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के काम, सेबी सेंट्रल गवर्नमेंट इज द हाईएस्ट अथॉरिटी, सेकंड हाईएस्ट अथॉरिटी कौन है आपका, तो सेबी, और सेबी के नीचे कौन आता है, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज के नीचे कौन आता है, स्टॉक ब्रोकर, इंटरमीडियरीज, ये सारे आते हैं। तो इनको सबको रजिस्टर करने का काम किसका है, सेबी का है। ओके चलो ऑनलाइन वाले थोड़ा सा माइक ऑन जो किया है वो थोड़ा सा ऑफ करो। रेगुलेशन रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, सेबी के नीचे स्टॉक एक्सचेंज है ना, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इनका रजिस्ट्रेशन करना, ये किनका काम है, सेबी का। दूसरा रजिस्ट्रेशन ऑफ कैपिटल इंटरमीडिएरी, अंडरराइटर, बैंकर टू इशू, मर्चेंट बैंकर, देन उसके अलावा डिबेंचर ट्रस्टी, पोर्टफोलियो मैनेजर के अलावा रिसर्च एनालिसिस, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ये जितने भी इंटरमीडियरीज है, स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, जो एक इन्वेस्टर एंड इश्योर इनको जोड़ने का काम करते हैं, दैट पीपल आर रजिस्टर्ड सेबी। तो ये सेबी रजिस्टर होनी चाहिए। तो सेकंड के बाद थर्ड, सीआरए एंड डिपॉजिटरी, सीआरए का मतलब इट्स अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, एंड डिपॉजिटरी एनएसडीएल, सीडीएसएल, जिनका काम है आपके फिजिकल शेयर को इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करना, ये भी तो रजिस्टर होना चाहिए। इन्होंने कल को फिजिकल लेके इलेक्ट्रॉनिक में गफला कर दिया तो सबसे बड़ी रिस्क है, तो ये भी रजिस्टर होना चाहिए। एंड लास्ट वन, रजिस्ट्रेशन ऑफ म्यूचुअल फंड, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम एंड आपका वेंचर कैपिटल फंड। तो चार लोगों को तो सिर्फ रजिस्टर ही करें, किसको किसको रजिस्टर करें, स्टॉक एक्सचेंज को रजिस्टर करें। दूसरा आराम से देखो आपके कैपिटल इंटरमीडिएट्स को कर रहे, तीसरा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एंड डिपॉजिटरी को कर रहे, और म्यूचुअल फंड, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम एंड वेंचर कैपिटल को रजिस्टर कर। तो चार लाइन तो आपके यहाँ पे बन के अच्छे से, ये तो आपको 2 मार्क तो कम से कम दिलाई जाएंगे। देन इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना, ये ऑब्जेक्टिव है, जो ऑब्जेक्टिव होता है वही काम होता है ना। तो ऑब्जेक्टिव क्या उनका, प्रोहिबिट इनसाइडर ट्रेडिंग, तो इनसाइडर ट्रेडिंग कोई कर नहीं रहा है ना, इस पे देखना, उसको प्रोहिबिट करना, प्रोहिबिट अनफेयर एंड फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस, कोई ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उस पे रोक लगाना। जैसे कि अभी रुचि सोया के केस में रामदेव बाबा जी ने भेज दिया था सबको मैसेज, मेरे शेयर को आईपीओ के लिए अप्लाई करो, अप्लाई करो, अप्लाई करो, विच इज नॉट अलाउड। अब ऐसे इन्वेस्टर को पर्सनल मैसेज नहीं कर सकते, तो फिर सेबी ने लगाई फटकार और विड्रॉ करने के लिए बोल दिया एप्लीकेशन। सो दिस इज द इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। लास्ट वन, जनरल काम है इनके, क्या, मार्केट के बारे में रिसर्च करना, देन जितने भी शेयर उनके पास लिस्टेड है उनको फीस लगाना, लिस्टिंग फीस लगाना, चार्जेस लगाना, देन ये सारे लिस्टिंग एग्रीमेंट कंप्लाई कर रहे कि नहीं कर रहे ये चेक करना, कॉलिंग फॉर द इंफॉर्मेशन, क्वार्टरली मंथली तुम्हारा सेल कितना है, प्रॉफिट कितना है, ये बताना ताकि शेयर की प्राइस डिसाइड कर पाए, इंस्पेक्शन एंड ऑडिट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। functions, the functions are divided between the 3 part, registration, prohibition and other. now registration में आएंगे आपके 4, पहले आप आपके स्टॉक एक्सचेंज को रजिस्टर करो, देन उसके अलावा कैपिटल इंटरमीडिएट्स को रजिस्टर करो, आप तीसरा वाला आप लोग किसको रजिस्टर करोगे, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एंड डिपॉजिटरी, फिर चौथा म्यूचुअल फंड को, देन कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम को, वेंचर कैपिटल। दो आपके इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए, इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रोहिबिट करो, अनफेयर फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस को प्रोटेक्ट करो, यानी ऐसे ट्रांजैक्शन को एंटरटेन नहीं करने। लास्ट वाले में अदर फंक्शन में मार्केट में रिसर्च करो, देन उसके अलावा कॉल फॉर द इंफॉर्मेशन, पीरियोडिकल रिटर्न, एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट, लीविंग लिस्टिंग फीस एंड चार्ज सम फीस। फंक्शन अच्छे से याद हो गया, यस। पावर, सेबी के पावर कौन से, क्वाजी जुडिशियल, क्वाजी एग्जीक्यूटिव एंड क्वाजी लीजिस्लेटिव। बट अपन ऐसे उसको याद नहीं रखेंगे, अपन अच्छे से याद करेंगे उसको कि कौन से सेबी के पावर्स है। तो ये पूरा जो चैप्टर है अबाउट अ सेबी, ये सिर्फ सेबी के बारे में बात करेंगे। तो विल गो वन बाय वन। अ डिस्कवरी एंड अ प्रोडक्शन ऑफ द बुक्स एंड अकाउंट एंड अदर डॉक्यूमेंट। Now summon and enforce the attendance of a person and examine them oath. Inspection of books register related to the instrument or the intermediary and issue of commission for examination of witness and document. बाकी कोई चीज आपको याद रहे ना याद रहे, ये 4 पावर आपको याद रहने चाहिए ही चाहिए, कंपलसरी आपको याद होने ही चाहिए। तो ये एक बार अच्छे से देख लो, ये 4 इसलिए याद रखो क्योंकि यही सेम पावर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के, यही सेम पावर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के। सो दैट्स व्हाई ये अच्छे से याद रखो। क्या है, डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर डॉक्यूमेंट। आप लोगों ने बोला ना कि इनको बुक्स ऑफ अकाउंट चाहिए, क्यों चाहिए, ताकि अपन सेंट्रल गवर्नमेंट को डाटा दे पाए, रिपोर्ट दे पाए। तो डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड अकाउंट। दूसरा, सुमोन एंड एनफोर्स द अटेंडेंस ऑफ अ पर्सन और एग्जामिनेशन ऑफ देम।
किसी पर्सन को, व्यक्ति को बोलना सामने प्रेजेंट रहे और उसका एग्जामिनेशन करना। तीसरा, इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स, रजिस्टर एंड अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंटरमीडियरी। एंड चौथा, इशूइंग कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस एंड डॉक्यूमेंट। तो पहले बुक्स डिस्कवर करना, देन पर्सन को डिस्कवर करना, बुक्स को इंस्पेक्ट करना, रजिस्टर को इंस्पेक्ट करना और उसका एग्जामिनेशन करना। ये उनके क्या है, 4 पावर है। देन उसके अलावा पावर टू इशू डायरेक्शन, ये सेंट्रल गवर्नमेंट में भी था, बट ऑब्वियसली सेबी को भी ये पावर है क्या? यस। इशू और डायरेक्शन, किसको डायरेक्शन देते हैं? तो ये डायरेक्शन देंगे कोई भी इंटरमीडियरी को। अब इनके अंदर जितने भी लोग रजिस्टर है सबको डायरेक्शन दे सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज को हाँ दे सकते हैं डायरेक्शन, म्यूचुअल फंड, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम को हाँ, कैपिटल इंटरमीडियरी को, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, डिपॉजिटरी को हाँ। सो द सेबी हैज अ पावर to prohibit any company from issue any offer document in the interest of the investor if the SEBI satisfied after making an inquiry it is necessary in the interest of investor। अब जितने भी आईपीओ मार्केट में आ रहे हैं ये सबसे परमिशन किससे लेते? सेबी से। अब न्यूज में सुनते कि इन्होंने सेबी का अप्रूवल लिया है तो अब इनका आईपीओ आया है, तो ये मेक श्योर करता है सेबी वहां पे कि क्या अप्रूवल देने से पहले ये आईपीओ इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर है या नहीं। इफ इट इज इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर तो ही परमिशन दिया जाता है, वरना नहीं। तो दे आर गिविंग व्हाट? डायरेक्शन। नाउ प्रिवेंट एक्टिविटीज ऑफ एनी इंटरमीडियरी, एनी इंटरमीडियरी अगर कुछ गलत सलाह कर रहा है तो इनके अंदर रजिस्टर है, ये कंट्रोल कर सकते हैं, यस। डायरेक्शन दे सकते हैं, यस। सिक्योर प्रॉपर मैनेजमेंट, यस। इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन का ही मतलब हुआ क्वाजी एग्जीक्यूटिव। सेबी ने जो जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए अंडर द सेबी एक्ट 1992 फॉर द इंटरमीडियरी, फॉर द बायबैक, फॉर लिस्टिंग, फॉर डीलिस्टिंग, देन ओम्बड्समैन, जितने भी रूल्स है इसॉप से लेके आपके बायबैक तक, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करने। अगर ये रूल्स एंड रेगुलेशन अगर आप तोड़ते हो तो आपकी डिटेल में क्या की जाएगी? इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। और ये इन्वेस्टिगेशन करना, दैट पावर इज कॉल्ड क्वाजी एग्जीक्यूटिव पावर। नेक्स्ट वन, क्वाजी एग्जीक्यूटिव पावर के बाद नेक्स्ट आपका पावर आता है विच इज नथिंग बट व्हाट? क्वाजी लीजिस्लेटिव, यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना। तो मैं पावर को कैसे डिवाइड कर रहा हूं, ध्यान से देखो। क्वाजी जुडिशियल, जुडिशियल का मतलब क्या? कोर्ट की तरह आपके पावर्स। कोर्ट में पावर कौन से लिखेंगे अपन? ये 4 लिखेंगे, 1 2 3 4। कौन सा? डिस्कवरी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड रिकॉर्ड। दूसरा, सुमन एंड इन्फोर्स द अटेंडेंस ऑफ अ पर्सन। तीसरा क्या है? इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट। एंड चौथा, एग्जामिनेशन ऑफ दैट डॉक्यूमेंट। तो ये 4 क्वाजी जुडिशियल में ठोकोगे आप। देन उसके बाद क्वाजी एग्जीक्यूटिव, इन्वेस्टिगेशन ऑफ कंपनी, कैपिटल इंटरमीडियरी रिलेटेड टू सिक्योरिटी मार्केट ऑन अ ब्रीच ऑफ रेगुलेशन ऑन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। क्वाजी लीजिस्लेटिव हैज अ पावर to prohibit a company and intermediary for issue any offer document in the interest of investor। तो ये 3 पावर अच्छे से एक बार देख लो, फंक्शन देख ले, पावर भी देख लो। Done? थोड़ा अंदर आ जाओ। अब टैग पीछे रखो नीचे। आओ येती चेयर देऊ काही?
चलो एडजुडिकेटिंग पर्सन को अपॉइंट कौन करता है? एडजुडिकेटिंग पर्सन को अपॉइंट करता है सेबी कौन होना चाहिए? सेबी ने अपॉइंट किया हुआ है ना, तो एडजुडिकेटिव पर्सन कैसे होना चाहिए? एनी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ चीफ डिवीजन। कल देखा हुआ है। इसका काम क्या है? होल्ड एन इंक्वायरी इन अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर आफ्टर गिविंग अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी फॉर इंपोज एनी पेनल्टी। तो इंक्वायरी को होल्ड करना, इन्वेस्टिगेशन करना, देन सामने वाले को लॉस कितना हुआ है, उसने अनफेयर एडवांटेज कितना हुआ है और रिपीटेटिव कितना है, ये चेक करके उस पे पेनल्टी लगाना, ये काम उसका है। इसके पावर भी चेक करो, सेम है। एनफोर्स एंड सुमन द अटेंडेंस ऑफ अ पर्सन, collect the information, document and evidence, cross examination of document and evidence, inspection of books, register, document and discovery of production of books of account at such place or any time indicated by SEBI. Same it. Now SEBI ने ही एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को अपॉइंट किया हुआ है। अब SEBI के पास उतना टाइम नहीं है कि हर एक की कंप्लेंट सुने, तो दैट्स व्हाई SEBI ने क्या किया है? एडजुडिकेटिंग पर्सन को अपॉइंट किया है। एडजुडिकेटिंग का डिसीजन ये फाइनल डिसीजन है। अगर सेबी को लगा तो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का डिसीजन वो रिव्यू करके चेंज कर सकता है, इट इज अलाउड इट, बट करेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। Now, next one is a person called as an recovering officer. Recovering officer का काम क्या है? तो रिकवरिंग ऑफिसर का काम है कि जो लोगों को फाइन लगाया है, पेनल्टीज लगाया है, उससे पैसे वसूल करना, दैट इज कॉल्ड एज अ रिकवरिंग ऑफिसर। नाउ रिकवरिंग ऑफिसर क्या करता है? तो इफ अ पर्सन फेल टू पे पेनल्टी इम्पोज बाय एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, if a fail to pay the application or money directed by the board, disgorgement of the SAT decision or fail to pay any fees to the board, तो रिकवरिंग ऑफिसर क्या करेगा? कलेक्ट करेगा फीस पेनल्टी इन अ फॉलोइंग मैनर। सबसे पहले वो आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी बेचेगा, देन बैंक बैलेंस रिकवर करेगा, वहां से रिकवर नहीं हो तो इमूवेबल प्रॉपर्टी या फिर इन्फोर्समेंट, एंड लास्ट में अपॉइंट अ लिक्विडेटर फॉर सेल ऑफ एसेट। तो ये सारे आपके रिकवरिंग ऑफिसर हो गया, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर हो गया, रिकवरी का प्रोसेस हो गया। नाउ सैट के पास आ जाओ। कंपोजिशन ऑफ सैट। नाउ कंपोजिशन ऑफ सैट, एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होना चाहिए। इसको अपॉइंट कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, बट सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट नहीं करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नाउ कौन व्यक्ति है जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो सकता है? एनी सिटिंग और रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सिटिंग और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो एक जज ऑफ हाई सुप्रीम कोर्ट दिया, एक चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट दिया है, और सिटिंग एंड रिटायरिंग जज ऑफ हाई कोर्ट हैविंग 7 ईयर एक्सपीरियंस। ना बाकी के जो 2 मेंबर है, टोटल 3 लोगों का बॉडी है ना, तो इसमें से बाकी के जो 2 लोग हैं वो भी अपॉइंट कौन करेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड ही इज अ पर्सन विद द एबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग dealing with the problem of the securities market and have a qualification of corporate security law, finance, economics and accountancy. Now इनके टेन्योर की अगर हम लोग बात करें तो टेन्योर ऑफ अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड अदर मेंबर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर एट द एज ऑफ 68 अपॉइंट किया जा सकता है फॉर मैक्सिमम 5 इयर्स, और देन दूसरा जो आपके अदर मेंबर है वो अपॉइंट किए जाएंगे फॉर 62 इयर्स और द 5 इयर्स विच इज अर्ली। तो फॉर एग्जांपल कोई एक आध प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट किया है एट द एज ऑफ 66, उसकी एज 66 है, एंड ही इज अपॉइंटेड फॉर द 5 ईयर, तो 71 इयर्स तक ये होल्ड कर सकता है क्या? नहीं। जैसे ही उसका 68 ईयर कंप्लीट हो जाएगा, उसको कंपलसरी रिटायर होना पड़ेगा, दो उसके 5 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं तो। ओके, देन द नेक्स्ट वन, 53 एज पे अगर कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर आपने अपॉइंट किया फॉर द पीरियड ऑफ 5 इयर्स, इन दैट सिचुएशन आप क्या करोगे? इन दैट सिचुएशन आप अपॉइंट करोगे फॉर द 5, क्योंकि 53 प्लस 5 58 होगा, 68 इयर्स वैसे भी कंप्लीट नहीं हो रहा है।
सो दिस इज द वे, ये आपकी प्रिसाइडिंग ऑफिसर का क्या होगा, एज लिमिट डिस्क्राइब होगा। देन जो सैट के पास डिसीजन दिया गया है, डिसीजन गिवन बाय द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एडजुडिकेटिंग ऑफिसर एंड सेबी, तो आप विद इन 45 डेज ऑर्डर रिसीव्ड फ्रॉम पार्टी आप सैट को अपील कर सकते। सैट केस को डिस्पोज कब करेगा, विद इन 6 मंथ। सैट के पास पावर क्या है, सेम पावर है, सुमन एंड इन्फोर्स द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन, डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट, रिसीव एविडेंस, then examination of witness, review decision and dismiss the application for default of the ex parte। अगर सैट से भी डिससेटिस्फाइड हो तो आप कहाँ पे जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते सुप्रीम हैं। कोर्ट। तो आप आपकी सेबी के पावर देखो, सेबी के पावर आता है आपका क्वाजी जुडिशियल, क्वाजी एग्जीक्यूटिव, क्वाजी लेजिस्लेटिव। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, उसके अलावा आपकी सेबी, सेबी के अलावा सैट, इसका पॉइंट आपका कॉमन है, 5 पावर कॉमन है। कौन सा, वापस देखो, सुमन एंड इन्फोर्स अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन, तीनों जगह है। वेट, डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन जगह, तीनों जगह है। यस, रिसीव एविडेंसेस एंड उसको विटनेसेस एंड एविडेंस को एग्जामिन करो, सब कुछ जगह है। रिव्यू डिसीजन, ये एडजुडिकेटिंग पावर के पास नहीं है। नाउ सैट के पास अपील आया तो ये डिसीजन को क्या कर रहा है, रिव्यू कर रहा है। एंड डिसमिस द एप्लीकेशन फॉर डिफॉल्ट ऑफ द एक्स पार्टी, किसी और कोर्ट में ऑलरेडी केस चल रहा है तो फिर सैट उस पर डिसीजन नहीं देगा। एक ही कोर्ट में दो जगह पे जजमेंट चलेगा क्या, नहीं। सो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द इंटरेस्ट होगा ना, उसने कुछ अलग डिसीजन दिया, मैंने कुछ अलग डिसीजन दिया, तो दैट क्रिएट अ प्रॉब्लम। दैट्स द ओनली रीजन। मॉड्यूल पे आ जाओ। चलो रेडी, सब लोग मॉड्यूल है, ओके। चलो ये दोबारा आपका रिवाइज हो रहा है तो होने दो। अपन वाई मॉड्यूल वी आर कवरिंग जस्ट टू मेक श्योर दैट कि अपना कोई पॉइंट मिस ना हो जाए रिवीजन में, दैट्स व्हाई वी डू। तो अपना रिवीजन भी हो जाएगा, पॉइंट भी कवर हो। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर, फॉर द मार्केट डेवलपमेंट एंड टू रेगुलेट, का मतलब टू मेक अ रूल्स एंड रेगुलेशन अबाउट द मार्केट। ये 3 ऑब्जेक्टिव है। यस, शांति रखो। देन सेबी, सेबी में कौन है, एक चेयरमैन होना चाहिए, बराबर, 2 मेंबर होने चाहिए। वो कौन से, मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, उनको फाइनेंस एंड कंपनी लॉ के मैटर में। एक आरबीआई का मेंबर होना चाहिए, और उसके अलावा 5 एम्प्लॉय आउट ऑफ दैट 3 आर शुड बी द फुल टाइम, जो कि अपॉइंट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। सबको अपॉइंट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या ये क्लियर है? देन सेबी, सेबी क्या है अपन ने देखा, सेबी बॉडी कॉर्पोरेट है, परपेचुअल सक्सेशन विद अ कॉमन सेल है, देखा कि नहीं देखा, देखा। हैज अ पावर, क्या, होल्ड, एक्वायर, डिस्पोज, क्या, मूवेबल, इमूवेबल प्रॉपर्टी, टू द कॉन्ट्रैक्ट, sue or to be sued by the head of his board of directors shall be held at Mumbai. Then functions, अपन फंक्शन देख रहे थे तो फंक्शन अपन ने एक एक करके कवर करे हुए। फंक्शंस कौन से हैं? फंक्शंस में देखो वहां पे रेगुलेटेड कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, डायरेक्शन, पेनल्टी, इन्वेस्टिगेशन एंड सीज, अपन ने थोड़ा डिटेल में किए हुए हैं फंक्शंस, इन्होंने नहीं करे हैं। ध्यान से देखो, यहाँ पे अपन इन्होंने कंसोलिडेटेड दिए हैं, अपन ने उसको क्लासिफाई किया तो याद करना आसान हो गया। रेगुलेट द बिजनेस स्टॉक एक्सचेंज एंड अदर सिक्योरिटीज मार्केट, रेगुलेट द स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट एंड बैंकर, ट्रस्टी, रजिस्टर, मर्चेंट बैंकर, अंडरराइटर, पोर्टफोलियो मैनेजर, एडवाइजर एंड एसोसिएट इन द मार्केट। इससे क्या पता चला अपन अपना आंसर कैसे बढ़ा सकते हैं। अपन ने पॉइंट क्या लिखा हुआ है याद करने के लिए, टू रजिस्ट्रेशन ऑफ कैपिटल इंटरमीडियरी, उन्हें पूरी रामायण लिखी। कौन कौन आता है कैपिटल इंटरमीडिएट, बाबा अंडरराइटर आता है, बैंकर आता है, मर्चेंट बैंकर आता है, डिबेंचर ट्रस्टी आता है, सब कुछ लिखा। लिखो ना तुम लोग भी, तुम्हारा भी आंसर उतना ही इंप्रेसिव हो जाएगा।
Then registration of depository participant, custodian, foreign institutional investor, rating agency and other intermediary. वही पॉइंट लिखा हुआ है, मैंने शॉर्ट में किया है, उसको और शॉर्ट में मत करो, उल्टा डिटेल में जाओ. Then registration of venture capital fund, collective investment fund and mutual fund. तो ये 4 पॉइंट अपन ने कवर किए थे क्या? Yes. Promote the self-regulatory, prohibit the fraudulent unfair practices and protect the investor. क्या ये 3 पॉइंट अपन ने कवर किए थे? Insider trading पकड़ के? Yes. Then calling for the information? Yes. Calling for information के अलावा levy of fees? Done. Levy of fees के बाद perform any other function या फिर listing things, ये सारी चीजें वो काम कर रहे हैं? Yes. Others वाले. तो मैंने आपको शॉर्ट में करवा के दिया, आपको उसको क्या करना है? डिटेल में लिखना है. पावर, ये 5 पावर आपकी जिंदगी बदलने वाले हैं, क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा है. चाहे सेबी के पावर हो, सेबी के अलावा किसकी पावर, आपके एडजुडिकेटिंग के पावर हो या फिर आपके सैट के पावर, ये 5 तो आएंगे ही आएंगे. कौन सा? डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट सेम टाइम एट इंडिकेटेड बाय सेबी. Summon and enforce the attendance of a person on the oath. Inspection of books of account and listed. Inspection of register of the stock exchange, public company, securities and stock exchange. Commission examination of witness of the document. ये कहाँ पे लिखोगे आप? क्वाजी जुडिशियल में लिखोगे, बराबर. क्वाजी जुडिशियल के बाद आप क्या लिखोगे? क्वाजी एग्जीक्यूटिव. क्वाजी एग्जीक्यूटिव में क्या होगा? मेक ए इन्वेस्टिगेशन हु हैज ब्रेक द रूल. एंड उसके बाद लास्ट में लिखोगे आप क्वाजी लेजिस्लेटिव टू मेक अ रूल्स एंड रेगुलेशन टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर. ये आपके सबके क्या है? पावर है. नाउ पावर के बाद नेक्स्ट वन इज व्हाट? वेट, हाँ, ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है. ये आपके असाइनमेंट शीट में भी कवर हुआ है. ओके, रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट. कौन कौन रजिस्टर है? स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट, बैंकर टू इशू, ट्रस्टी, ट्रांसफर, मर्चेंट बैंकर, अंडरराइटर, पोर्टफोलियो मैनेजर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, कस्टोडियन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एंड अदर इंटरमीडिएट. नाउ इनको सबको क्या करना पड़ता है? सेबी को एप्लीकेशन करना पड़ता है. उसके बाद ये रजिस्टर होंगे और इनका सर्टिफिकेट भी कैंसिल कौन करेगा? सेबी. सेबी सेक्शन कौन सा आता है पता है क्या? सेक्शन 12. फॉर्म ए में एप्लीकेशन होता है, फॉर्म बी में सर्टिफिकेट मिलता है. पेनल्टी, चलो ध्यान से देखो. चैप्टर नंबर 1 में जो पेनल्टीज थी वही पेनल्टीज आपकी सेम रिपीट हुई है. जरा ध्यान से देखो. फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन एंड रिटर्न 1 लाख पर डे, मैक्सिमम 1 करोड़. Enter into the agreement with a client 1 lakh per day, maximum 1 crore. Investor grievance 1 lakh per day, 1 crore. अपन ये तीनों को मर्ज किया था सेक्शन 15(1). Then म्यूचुअल फंड में डिफॉल्ट किया है तो 1 लाख पर डे एंड 1 करोड़. रेगुलेशन ऑफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी 1 लाख और 1 करोड़, यही आपका पेनल्टी है. देन कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम में फ्रॉड हुआ तब भी पेनल्टी वही है, विचर इज हायर की लोअर, विचर इज हायर. देन नेक्स्ट वन जो अलग पेनल्टी विच इज नथिंग बट अ इनसाइडर ट्रेडिंग. जब इनसाइडर ट्रेडिंग का चैप्टर पढ़ोगे तब ये पेनल्टी आपको आएगी. कितनी पेनल्टी? एटलीस्ट 10 लाख बट एक्सटेंड टू 25 करोड़ और 3 times द प्रॉफिट विचेवर इज 10 lakh which can be extended to 25 crore or 3 times of profit whichever is higher. नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर तो भी पेनल्टी आपकी इनसाइडर ट्रेडिंग की ही लगेगी. फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर प्रैक्टिस करे तो भी पेनल्टी आपकी उतनी है, सिर्फ 10 लाख की जगह 5 लाख कराए, बाकी पेनल्टी सेम है 25 करोड़. देन अल्टरेशन डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड इन अ इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस. तो आपने आपके रिकॉर्ड जो है वो अल्टर किए, इलेक्ट्रॉनिक डाटा रिकॉर्ड वो चेंज किया. 1 लाख पर डे, 10 करोड़ और 3 times द अमाउंट विचएवर इज हायर. और जहां पे कहीं पे भी सेपरेट पेनल्टी नहीं बोला है वहां पे डालना है 1 लाख और 1 करोड़. जहां पेनल्टी नहीं बोली है वहां पे. ओके चल. एडजुडिकेशन
सेबी may appoint officer not below the rank of chief division adjudicating officer in a manner after giving a reasonable opportunity of heard for the purpose of imposing a penalty. Not below the division rank, इसका काम है to make a inquiry, give opportunity of heard and impose a penalty. Adjudicating officer has a power to summon the enforce of a person, then उसके अलावा produce a document to the adjudicating officer, make a inquiry out of it and impose a penalty as he think fit. Now penalty लगाते वक्त कौन से फैक्टर, अमाउंट कितने का गेन हुआ है, दूसरे का लॉस कितना हुआ है और रिपीटेटिव कितना है. क्वालिफिकेशन, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जुडिशियल मेंबर एंड टेक्निकल मेंबर. प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो आपको अपॉइंट कौन करेगा, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगी आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. नाउ सुप्रीम कोर्ट का जज हो सकता है वहां पे, या सुप्रीम कोर्ट की जगह आपका चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो सकता है, या फिर आपका रिटायर्ड जज हो सकता है ऑफ हाई कोर्ट हैविंग अ 7 days एक्सपीरियंस. जुडिशियल मेंबर अ मेंबर ऑफ हाई कोर्ट एटलीस्ट फॉर द 5 year. टेक्निकल मेंबर जो कि सेक्रेटरी करके काम कर सकता है, और इनको सबको अपॉइंट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है. इनकी वैलिडिटी ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है, वैलिडिटी ऑफ अपॉइंटमेंट 68 और 5, और दूसरे का 62 और 5. नाउ रुको ये अमेंडमेंट आ चुका है इस पे, वेट या प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जुडिशियल एंड टेक्निकल मेंबर appellant hold office for the term of the 5 year and shall be eligible for reappoint for maximum 5. No presiding officer, technical officer shall attain at the age of 70. ये पुराना वाला लॉ है और ये अमेंडेड वाला लॉ है. पहले लिमिट 62 और 68 था, अभी उसकी जगह आप रिप्लेस करके उसको याद करोगे 70. ये एप्लीकेबल है फॉर द जोन अटेन, तो ये याद रखना पड़ेगा, इसीलिए अपन रिवाइज करें वापस. उसको रिप्लेस करो, वो नहीं करना है, अमेंडमेंट है. अपन ने ये पढ़ा हुआ था दिसंबर में, फिर उसके बाद जनवरी में अमेंडमेंट्स आए. अमेंडमेंट बाद में है ना, मॉड्यूल बाद में है ना आपके. डन. हो गया. चलो, पावर ऑफ अ सैट, summon and enforce the attendance and examine oath, discovery and production of document, receive evidences, issue commission, review decision. Now ये important है और ये सबसे अलग है, review decision. Dismiss the application decided by the ex party or set aside the order on application as per the proceed by the ex party. पब्लिक सर्वेंट जुरिडिक्शन की जरूरत नहीं है. पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट चैप्टर नंबर 1 में कवर किया हुआ है अपन ने. रिटर्न्स एंड रिपोर्ट ठीक है, कोई जरूरत नहीं है. पब्लिक सर्वेंट एंड चैप्टर 1 आणि याच्यात खूप क्वेश्चन सिमिलर आहे. हाँ, दोनों इनडायरेक्टली एक दूसरे से. स्पेशल कोडचा रिकवरी ऑफ द अमाउंट हम लोगों ने करा हुआ है, ठीक. चलो, दिस इज द टर्न, इसका मेजर पार्ट हो चुका है. चैप्टर नंबर 2, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन. एक मिनिट निशान कार्ड आगे क्या? हो निशान. चलो देखो यहाँ पे, डिस्कस द पावर एंड फंक्शन ऑफ सेबी 2017 में 4 मार्क के लिए पूछा था. अब लिख सकते कि नहीं लिख सकते? चलो अब आंसर मेरे को फटाफट बताओ.
पहले बताओ फंक्शन, उसके बाद बताओ पावर. ओके, फंक्शन पहला रजिस्ट्रेशन का किसको रजिस्टर करोगे? रजिस्टर स्टॉक एक्सचेंज, रजिस्टर कैपिटल इंटरमीडियरी, आंसर को बढ़ाना है आपको. देन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, डिपॉजिटरी, और उसके बाद म्यूचुअल फंड, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट, वेंचर कैपिटल फंड. डन. उसके बाद 2 प्रोहिबिट इनसाइडर ट्रेडिंग एंड प्रोहिबिट अनप्रोडक्टिव प्रैक्टिस. चौथा कॉल इंफॉर्मेशन, लीव द फीस, उसके अलावा मेक अ रिसर्च एनालिसिस अबाउट अ मार्केट. तो ये करके आप आपका पूरा का पूरा फंक्शन लिख दोगे. पावर, क्वाजी जुडिशियल, जुडिशियल में 5 लिखोगे. सुमन एंड इन्फोर्स अटेंडेंस, एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड, डिस्कवरी ऑफ रिकॉर्ड, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस एंड गिव द डिसीजन. देन क्वाजी लीजिस्लेटिव, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाओ. क्वाजी एग्जीक्यूटिव, जिसने रूल तोड़ा है उसका इन्वेस्टिगेशन करो. तो पावर भी कवर हो गया आपके. नाउ दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखो. क्वेश्चन नंबर 2 रीड हो रहा है क्या? देखो. It has been established that objective of protecting the interest of investor, promote the development, regulate the securities market, discuss the composition and initiative. जून 2018 में क्वेश्चन 8 मार्क के लिए क्या बताना है? ऑब्जेक्टिव बताना है और कंपोजिशन बताना है. कितना? 8 मार्क के लिए. तो स्कोप ही क्या? इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करो, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाओ, मार्केट को डेवलप करो. कंपोजिशन की बात करें तो एक चेयरमैन, एक आरबीआई का मेंबर चाहिए, 2 मेंबर चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के, जिसमें से फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट, और 5 मेंबर चाहिए जिसमें से 3 फुल टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा. तो ये आपका काम हो गया ना. नाउ इसमें डाल दो चेयरमैन कैसे होना चाहिए. तो चेयरमैन हो गया आपका और आरबीआई का मेंबर हो गया जिनको नॉलेज होना चाहिए अबाउट लॉ, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, अकाउंट, एडमिनिस्ट्रेशन बाय अपॉइंटेड सेंट्रल गवर्नमेंट. So function and composition for the 8 mark is a quite very good question. Now next one, power of a SEBI to make a enquiry and investigation. क्या SEBI को पावर है enquiry and investigation करना? Yes. इसको बुलाते हैं quasi executive. Now उसमें वापस क्या लिखोगे? ध्यान से देखो. Now as per the SEBI, take the following measure pending investigation, inquiry, and which is a suspend trading of any security of a recognized stock exchange. किसी का ट्रेडिंग का सस्पेंशन किया जा सकता है, यानी ये स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग नहीं करेंगे. रिस्ट्रेन द पर्सन फ्रॉम एक्सेसिंग द सिक्योरिटीज मार्केट, किसी को मार्केट एक्सेस करने से रिस्ट्रिक्ट कर सकते. सस्पेंड ऑफिस बेरर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज को ऑफिस ही बंद कर सकते 7 डेज के लिए. Retain the securities of a transaction under the investigation and associate securities forming part of the transaction. So SEBI has a power to make an investigation and inquiry those who are breaking the laws of securities. Next, delisting वाला रहने दो. Next one, question number 5. क्यों मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, लगातार कह रहा हूँ. The SEBI has given autonomy and authority to regulate and develop a ordinary market. The statement in the light of statutory power of SEBI. SEBI के statutory power. तो पहला power to make a inspection of a public company which is listed on a security. Power of a civil code. Power to make a inquiry and investigation. Power to issue a direction. Power to case or delist or violate the provision as per the regulation. Power to impose the penalty. अब इन्होंने ऐसे पावर लिखे, वो आप आपके रेगुलर वाले पावर भी लिख सकते हो. क्वाजी जुडिशियल, क्वाजी लीजिस्लेटिव वाला, ये भी पावर है. यस, वही लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं. नेक्स्ट वन, द पेनल्टी फॉर फेल्यूर टू रिड्रेस द इन्वेस्टर ग्रीवेंस. इन्वेस्टर की कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं करी तो पेनल्टी कितना है? 1 लाख पर डे. 1 करोड़ इज द मैक्सिमम, whichever is higher. Now question number 7, जरा ध्यान से पढ़ो. इनसाइडर ट्रेडिंग के अंदर पेनल्टी कितना? अब भी देखा अपन ने पेनल्टी 10 लाख रुपीज और 25 करोड़ और 3 times द प्रॉफिट whichever is higher. तो वही लिखा हुआ है. नाउ पेनल्टी 3 चीज पे लगेगी. कौन सी? इफ इट डील इन द सिक्योरिटीज बॉडी ऑफ द लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन. अगर आपने सिक्योरिटीज के साथ डील आउट किया
तो भी पेनल्टी लगेगी, इंफॉर्मेशन को पास ऑन किया तो भी लगेगी, और आपने खुद ने डील नहीं किया बट आपके बिहाफ किसी और ने किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ, तो भी आपको इनसाइडर ट्रेडिंग का पेनल्टी लगेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 जरा आप पढ़ो शांति से। क्वेश्चन नंबर 8, क्या लिखना है वहां पे? एडजुडिकेटिंग का शॉर्ट नोट ही पूछा है, सिर्फ डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली पूछा है, तो ठोको वहां पे क्या कि एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को अपॉइंट कौन करेगा? सेबी अपॉइंट करेगा। कैसे होना चाहिए? नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिवीजन ऑफ चीफ। देन उसके पावर क्या क्या है? तो उसके पावर आपको पता है ना, होल्ड द इंक्वायरी, सुमन एंड इन्फोर्स द अटेंडेंस ऑफ अ पर्सन, एविडेंस एंड प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट, देन उसके अलावा मेक अ इंक्वायरी, देन इंक्वायरी करने के बाद पेनल्टी को इम्पोज करना, ये उसके पावर है। नाउ उसके बाद अपन इसमें फैक्टर लिख सकते हैं, वही वाला कि फैक्टर अनफेयर एडवांटेज कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, और रिपीटेटिव इन नेचर। 3 मंथ्स उन्होंने बोला है कि ये जो पेनल्टी आपको दी है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने, नॉट एप्लीकेबल एंड ऑफिसर फॉर द एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम द ऑर्डर पास। तो आपको 3 महीने के अंदर उसको रीपे करना है, अगर रीपे नहीं किया तो ऑर्डर वो क्या हो जाएगा? एक्सपायर हो जाएगा। नहीं ना, मोर पेनल्टी लगेगी। अच्छा ओके, बरं छोड़ेंगे थोड़ी, सरकार है। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो और आंसर दो। स्टॉक ब्रोकर एंड सब ब्रोकर आर नॉट लायबल फॉर प्रोसिक्यूशन अंडर द सेबी फॉर एनी वायलेशन। प्रोसिक्यूशन के सामने उनको खड़ा होना था बट वो खड़े नहीं हुए, तो ऑब्वियसली वो सुमन एंड इन्फोर्स ऑफ पर्सन नहीं हुआ, तो आपने सेबी के डायरेक्शन फॉलो नहीं किए। पेनल्टी कितनी है? 1 लाख पर डे और 1 करोड़, विच एवर इज क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 12, DB is a member of RPA. He obtained the order against the company for his grievance against the company. Company failed to redress the grievance of DB within the time fixed. तो ये भी पेनल्टी का 1 लाख एंड 1 करोड़। नाउ अपील कर सकते हैं क्या? 45 डेज कहाँ पे? सैट में। और अगर वो सैट का अपील पसंद नहीं है तो 60 डेज में सुप्रीम कोर्ट में। लिख सकते हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 16 चेक करो। 4 मार्क के लिए 2013 में सैट के पावर बोले थे, तो सैट के पावर लिख सकते हो पक्का? डन। कितने क्वेश्चन है आज के आपके? 20। तो चैप्टर नंबर 2 ज्यादा फोकस कहाँ पे करोगे? ध्यान से देखो। ऑब्जेक्टिव, फंक्शंस एंड पावर किसके? सेबी। दूसरा सैट, देन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, और तीसरा पेनल्टी, और चौथा सैट का कॉम्पोजिशन। ये 4 चीजें अच्छे से करो तो आपका मेजॉरिटी ऑफ द चैप्टर नंबर 2 कवर हो जाएगा। एक मिनट थांबा, एक सेकंड थांबा, एक सेकंड। बेस्ट हो खरंच अरे आता काय तुम्ही काल आमचे रिव्ह्यू वाचले का? हो गया ऑनलाइन वाले? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
चैप्टर नंबर 3 डिपॉजिटरी वाले चैप्टर पे आ जाओ। चैप्टर नंबर 3 हो गया। ध्यान से सुनो, ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसीट एंड पेमेंट एंड बाय एंड सेल ऑफ द सिक्योरिटीज। ओके, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बेसिकली बैंक और डिपॉजिटरी में ज्यादा फर्क नहीं है। मेरे को पैसे आने हैं या मुझे पैसे देने हैं तो मैं बैंक में पैसे डिपॉजिट करता हूँ, बैंक उसको इलेक्ट्रॉनिकली कन्वर्ट करके सामने वाले में पैसे क्या करती है, ट्रांसफर करती है। तो मेरे को किसी को पैसा भेजना है तो मैं बैंक में कैश डाला, कैश डालने के बाद बैंक ने उसको इलेक्ट्रॉनिकली कन्वर्ट करके सामने वाले व्यक्ति के अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर किया। यस, अब जब मेरे को पैसे चाहिए तो मैं बैंक से निकाल भी सकता हूँ, और निकालते वक्त भी इलेक्ट्रॉनिकली पैसा जो है वो क्या फिजिकल में कन्वर्ट करना पॉसिबल है? यस। तो यही सेम काम इंडिया में शेयर के बारे में कौन करता है? डिपॉजिटरी करता है। जब आप शेयर बाय एंड सेल करते हो तो आप बैंक की जगह क्या ओपन करते हैं? डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं। डीमैट अकाउंट किसके पास ओपन होता है? डिपॉजिटरी के पास। और डिपॉजिटरी इंडिया में दो ही है, एक एनएसडीएल है और एक सीडीएसएल है, जिनका काम है कि आपके शेयर को, फिजिकल शेयर को इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्ट करना, दैट इज डीमोनेटाइजेशन, और इलेक्ट्रॉनिक शेयर को आपके फिजिकल में कन्वर्ट करना इज रीमोनेटाइजेशन। ये पार्ट क्लियर है आपको? दूसरा, एडवांटेजेस क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एडवांटेजेस, एलिमिनेट द बैड डिलीवरी। बैड डिलीवरी, इलेक्ट्रॉनिकली गलत ट्रांसफर नहीं होता है। कभी आप ऑनलाइन ट्रांसफर करो, आपका नाम, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर मैच होने के बाद ही पैसे ट्रांसफर होते हैं, तो एक्यूरेसी बढ़ती है। यहाँ पे रजिस्ट्री में गलती से कहीं और पे ट्रांसफर हो जाता है कि नहीं हो जाता है? फिजिकल फॉर्म में श्री की जगह श्रीराम हो जाता है, वहाँ पे श्याम की जगह घनश्याम हो जाता है, अपनी प्रॉपर्टी किसी नाम पे दूसरे में चली जाती है, होता है वहाँ। सो ये बैड डिलीवरी से एलिमिनेट होते हैं। पेपर वर्क कम होता है, पेपर वर्क कम हुआ इसलिए ब्रोकरेज कम होता है। देन ऑन सेल बिहाफ ऑफ माइनर, माइनर के बिहाफ पे भी आप इलेक्ट्रॉनिकली ऐप से ट्रेडिंग कर सकते हैं। यस। एलिमिनेट द रिस्क एसोसिएटेड विद फिजिकल सर्टिफिकेट, चोरी होना, खराब होना या टोन आउट होना, ये वाले पार्ट। एलिमिनेट द प्रॉब्लम लाइक चेंज इन नेम एंड एड्रेस। फिजिकल पे नेम एंड एड्रेस हर बार नया प्रिंट करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉनिकली 2 सेकंड में अपन केवाईसी कंप्लाई कर सकते हैं। एंड फास्टर सेटलमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड कॉन्ट्रैक्ट। पहले T+3 नहीं था, T+7 था, फिर T+3 आया, फिर 2 and 1 बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक। तो आपका बैड डिलीवरी एलिमिनेट, पेपर वर्क कम, ब्रोकरेज कम। देन उसके अलावा कैन सेल ऑन बिहाफ ऑफ माइनर, फिजिकल सर्टिफिकेट का रिस्क कम हो गया। देन उसके अलावा आपका नेम चेंज, एड्रेस चेंज का प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया। देन उसके अलावा क्विक ट्रांसफर लाइक नॉन कैश बेनिफिट, राइट शेयर, बोनस शेयर एंड फास्टर सेटलमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन। एक बार जस्ट गो थ्रू करो फटाफट। सॉरी, डन। नाउ ये ध्यान से पढ़ो, डिपॉजिटरी कौन है? डिपॉजिटरी बॉडी कॉर्पोरेट विच इज एनएसडीएल एंड सीडीएसएल। ये क्या है? एक रजिस्टर कंपनी एज पर द कंपनी एक्ट, एंड नॉट ओनली दैट दे आर रजिस्टर एज पर द सेबी एक्ट। अभी अपन ने सेकेंड चैप्टर में देखा ना, सेबी का काम है डिपॉजिटरी को रजिस्टर करवाना। इसका मतलब डिपॉजिटरी रजिस्टर है कि नहीं है? है। तो ये कंपनी भी और रजिस्टर भी है। Now, इनका काम क्या है? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द सिक्योरिटी इलेक्ट्रॉनिकली इनटू द डिपॉजिटरी, ये उनका काम है, वही उनका ऑब्जेक्टिव। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चैप्टर नंबर 17-18 में अपन देखेंगे डिपॉजिटरी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इनका काम क्या क्या है। अकाउंट ओपन करना, शेयर को डीमोनेटाइज करना, रीमोनेटाइज करना,
आईपीओ, आईपीओ अगर आता है तो उसको भी डीमटेराइज रिमटेराइज करना। कॉर्पोरेट बेनिफिट लाइक राइट शेयर, बोनस शेयर इलेक्ट्रॉनिकली सामने वाली व्यक्ति के डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करना, ट्रांजैक्शन को सेटल करना और ये सबके रिकॉर्ड मेंटेन करना कि कितने फिजिकल शेयर है, कितने इलेक्ट्रॉनिक है, कितने टोटल शेयर है। तो ये फंक्शंस आपको आपके इसमें असाइनमेंट शीट में आपने कंप्लीट किए हुए हैं। इसमें फंक्शंस में आपको पूछेंगे, डिपॉजिटरी के फंक्शन पूछेंगे, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के फंक्शंस पूछेंगे और ये अपन ने नोट डाउन किया हुआ है। तो फंक्शन अकाउंट ओपनिंग, डीमटेलाइजेशन, रीमटेलाइजेशन, आईपीओ, कॉर्पोरेट बेनिफिट, सेटलमेंट एंड रिकॉर्ड। नाउ फिजिकल शेयर्स को आप डीमैट में कन्वर्ट करते हो डीमटेलाइजेशन, और आप इलेक्ट्रॉनिक को फिजिकल में कन्वर्ट करते हो दैट इज रीमटेलाइजेशन। नाउ ये प्रोसेस को अपन ध्यान से डिटेल में चेक करेंगे। ओके, नाउ डीमटेलाइजेशन, इन्वेस्टर जो है वो एक फॉर्म फिल आउट करेगा। कौन सा फॉर्म फिल आउट करेगा? डीमटेलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म। ये फॉर्म फिल आउट करेगा और उसके साथ शेयर सर्टिफिकेट अटैच करेगा। ध्यान से सुनो, किसको देगा? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन है? आपका ब्रोकर। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इलेक्ट्रॉनिकली इन्फॉर्म किसको करेगा? डिपॉजिटरी को, एनएसडीएल एंड सीडीएसएल को। नाउ डिपॉजिटरी इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्म किसको करेगा? जिस कंपनी के शेयर है उनको इलेक्ट्रॉनिकली इन्फॉर्म करेगा। मीनवाइल देखो, इन्वेस्टर ने डीपी को इन्फॉर्म किया, डीपी ने डिपॉजिटरी को इन्फॉर्म किया, डिपॉजिटरी ने कंपनी को इन्फॉर्म किया। मीनवाइल जो ये आपका फॉर्म था और फॉर्म के साथ जो सर्टिफिकेट था, ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ने कंपनी को भेजा। अब कंपनी के पास दो रिक्वेस्ट आए हुए, एक इलेक्ट्रॉनिकली डिपॉजिटरी से और एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। दोनों के डिटेल मैच किए, अपने रजिस्टर में चेक किया। अगर इसका शेयर है तो अपन क्या करेंगे? फिजिकल सर्टिफिकेट को कैंसिल करेगी। कौन करेगी? कंपनी। और इसका डीमैट को क्या करेगी? अप्रूव करेगी। जैसे अप्रूव करेगा, कंपनी डिपॉजिटरी को बताएगा इलेक्ट्रॉनिकली, डिपॉजिटरी डीपी को बताएगा इलेक्ट्रॉनिकली, और डिपॉजिटरी उसके अकाउंट में शेयर जमा करेगा यानी क्रेडिट करेगा। कैसे? इलेक्ट्रॉनिकली। तो ये एक बार प्रोसेस देख लो अच्छे से। चलो, नाउ आपको कौन सा प्रोसेस करना है? डीमटेलाइजेशन का प्रोसेस करना है। ध्यान से देखो, इन्वेस्टर ने फॉर्म फिल आउट किया, डीआरएफ, डीमटेलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म। उसके पास सर्टिफिकेट है क्या? फिजिकल हाँ है, उसको इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करना है। तो ये दोनों उसको दिए डीपी को, डीपी ने इलेक्ट्रॉनिकली इन्फॉर्म किया डी को, डी ने इलेक्ट्रॉनिकली इन्फॉर्म किया कंपनी को। तीन प्रोसेस हो गए। चौथा, डीपी ने फॉर्म फॉल किया कंपनी को, कंपनी ने रिकॉर्ड देखे, फिजिकल सर्टिफिकेट को कैंसिल किया, डीमैट अप्रूव किया, डी ने डीपी को बताया, डीपी ने इसके अकाउंट में शेयर इलेक्ट्रॉनिकली डाल दिया। अब ये प्रोसेस क्लियर है तो आपको रीमटेलाइजेशन का प्रोसेस भी क्लियर होगा। नाउ ध्यान से देखो, इन्वेस्टर ने बोला कि मुझे मेरा इलेक्ट्रॉनिकली शेयर जो है वो फिजिकल में चाहिए, बराबर। तो इसने सिर्फ रिक्वेस्ट भेजा, RRF, रीमटेलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म। नाउ ये RRF वहां पे भेजने के बाद इसके पास सर्टिफिकेट था क्या? नहीं। डीपी ने बताया किसको? डी को, डी ने बताया किसको? कंपनी को। नाउ कंपनी ने रिकॉर्ड चेक किए, रिकॉर्ड चेक करने के बाद कंपनी ने सर्टिफिकेट को क्या किया? प्रिंट किया, और सर्टिफिकेट प्रिंट करवा के डायरेक्टली किसको भेजा? इन्वेस्टर को। फिर कंपनी ने डिपॉजिटरी को बताया कि अपन ने उसका जो डीमैट अकाउंट है वो कैंसिल किया है और फिजिकल सर्टिफिकेट इशू किया। नाउ डिपॉजिटरी ने डीपी को बताया और डीपी ने उसके अकाउंट को डेबिट किया, डेबिट किया ने चार्ज किया। ओके, तो ये प्रोसेस क्लियर? डन?
Done. चलो नाउ ध्यान से देखो, ये भी एक चार्ट मैंने आपको लिख के दिया था, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3। इसके लिए सिर्फ आपकी क्लास बुक की नोटबुक रेफर करो, इससे बढ़िया चार्ट आपके नोट्स में भी कवर नहीं होंगे जितने वहां पे कवर किए गए। इशूअर, डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटरी आपका पार्टिसिपेंट। तो इशूअर कौन है? एंटिटी एज अ बॉडी कॉर्पोरेट सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन इशू विद सिक्योरिटीज हेल्ड इन अ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। कंपनी जिसने अपनी कंपनी के शेयर इशू किए, दैट इज कॉल्ड एज अ इशूअर। डिपॉजिटरी कौन होता है और डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड्स क्या क्या मेंटेन है और उसके पावर। तो अपन सबके पावर्स देखेंगे तो ये शॉर्ट नोट में आपको काम आएगा। पहले डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, ही इज जस्ट अ ब्रोकर, एक्ट एज अ एजेंट ऑफ अ इन्वेस्टर एट अ स्टॉक एक्सचेंज। नाउ अब आप देखो, आप किसी स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर हो क्या? नहीं, आप किसी ब्रोकर के मेंबर हो और वो ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर है। Depository participant act as a representative of an investor in a depository system, provide a link between investor and depository. Depository and investor इनको जोड़ने का काम कौन करता है? Depository participant। इन शॉर्ट आपका ब्रोकर। एग्जाम्पल के तौर पे बैंक हो गया, ब्रोकर हो गया या फिर कस्टडियन हो गया। अब इनका काम क्या क्या ध्यान से देखो। ब्रोकर को इमेजिन करो, जो लोग डीमैट अकाउंट खेलते हैं उनके लिए तो ये आसान हो जाएगा याद रखना, अकाउंट्स को ओपन करना, डीमैट अकाउंट को ओपन करना। देन एक्ट एज अ एजेंट ऑफ अ डिपॉजिटरी, ये डिपॉजिटरी का क्या है? एजेंट है। ट्रांसमिशन ऑफ रिक्वेस्ट, ट्रांसमिशन ऑफ रिक्वेस्ट यानी शेयर बाय बोला तो बाय करो, सेल करो तो सेल करो। एनेबल ट्रांसफर पे आउट, जो पैसे ट्रांसफर किए उसका पे आउट करना, बाय एंड सेलिंग पे पैसे लेना। सेटल द ट्रेड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, प्लेज ऑफ सिक्योरिटी, शेयर को गिरवी रखवा के देना। एंड फैसिलिटेट डीमैट एंड रीमैट, डीमैटेलाइज का रीमैट में, रीमैट का डीमैटेलाइज करने में, इसमें काम है कि नहीं है? तो ध्यान से देखो, अकाउंट ओपन करना, डिपॉजिटरी का एजेंट बनना, ट्रांजैक्शन को सेटल करना, उसके पे ऑफ सेटल करना, देन उसके अलावा डीमैट करना, रीमैट करना, देन सिक्योरिटीज को प्लेज करना। ये काम किसके है? तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन है? ब्रोकर। तो ब्रोकर है तो इसका एग्जांपल क्या है? बैंक, स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, कस्टडियन। ये किनको जोड़ता है? डिपॉजिटरी एंड इन्वेस्टर को जोड़ता है। ये रिप्रेजेंटेटिव किसका है? तो ये डिपॉजिटरी का रिप्रेजेंटेटिव। फंक्शन याद रहेंगे? ओके। फंक्शन के साथ साथ ये रिकॉर्ड कौन से मेंटेन करेगा? जो काम करेगा वही रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। अब इसके पास काम क्या है? रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू। मेरा एसबीआई के साथ डीमैट अकाउंट है, जीरोधा के साथ डीमैट अकाउंट है, एंजल वन के साथ। तो यहाँ पे मैंने जो जो शेयर बाई किए, जो जो शेयर सेल किए, इनके रिकॉर्ड मेंटेन करना इसका काम है कि नहीं है? डिटेल ऑफ सिक्योरिटीज डीमैटेलाइज, कौन से शेयर डीमैटेलाइज में, कौन से रीमैटेलाइज में है, फिजिकल शेयर कितने, इलेक्ट्रॉनिक कितना, इसका रिकॉर्ड कौन मेंटेन करेगा? ये। रिकॉर्ड ऑफ इंस्ट्रक्शन रिसीव्ड फ्रॉम बेनिफिशियल ओनर, मेरे से जो इंस्ट्रक्शन आएगा, मैंने बोला बाय करो तो ब्रोकर बाय करेगा, मैंने बोला सेल करो तो वो सेल करेगा। एंड रिकॉर्ड ऑफ अप्रूवल नोटिस एंड एंट्रीज, तो सारे ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड मेंटेन करना, डीमैटेलाइज का रिकॉर्ड मेंटेन करना, इंस्ट्रक्शन लेना बेनिफिशियल ओनर के, और नोटिसेस और एंट्रीज के रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये उसका काम है। इसका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के बाद अपन देखेंगे डिपॉजिटरी। नॉट डिपॉजिटरी को अगर आप चेक करोगे तो डिपॉजिटरी रिकॉर्ड कौन से मेंटेन करता है और डिपॉजिटरी के काम क्या है। तो पहले डिपॉजिटरी के काम देखते हैं। शेयर को डीमैटेलाइज करना, रीमैटेलाइज करना, ये उसका मेन काम है। यस। रिकंसाइल द डिपॉजिटरी होल्डिंग। रिकंसाइल का मतलब क्या है? 10 लाख के शेयर है, इसमें से इलेक्ट्रॉनिक कितने हैं, फिजिकल कितने हैं, इसको रिकंसाइल करना, टैली होना चाहिए ना। कंपनी के शेयर 10 लाख है, 8 लाख शेयर इलेक्ट्रॉनिक है और 3 लाख के शेयर फिजिकल फॉर्म में। रिकॉर्ड मैच हो रहा है? 8 और 3 कितने हुए? 11। तो ये 11 और ये बेसिकली 10 लाख के तो कंपनी के शेयर कैपिटल, ये ज्यादा कैसे हुए? तो ये रिकंसाइल होना जरूरी है ना टोटल नंबर ऑफ शेयर के साथ, दैट्स व्हाई।
कॉर्पोरेट बेनिफिट एंड बोनस ये ट्रांसफर करना इलेक्ट्रॉनिकली, और कंफर्मेशन ऑफ बेनिफिशियरी होल्डिंग ये उसका काम है। देन इनके रिकॉर्ड मेंटेन कौन से रिकॉर्ड करते हैं, तो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं डीआरएफ, आरआरएफ, बेनिफिशियल ओनर एंड रिकंसिलिएशन। रिकॉर्ड मेंटेन बाय डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी कौन से रिकॉर्ड मेंटेन करें, रिकॉर्ड ऑफ डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म, नेम ऑफ अ ट्रांसफरर, बेनिफिशियल ओनर, पार्टिसिपेंट, नोटिस एंड बेनिफिशियल ओनर ऑफ द ईच डे। ये चार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आपके बनेंगे। डिपॉजिटरी पे शॉर्ट नोट आएगा, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट पे आएगा, या फिर इश्यूअर पे भी आ सकता है। एक बार गो थ्रू करो। आपण फंक्शन्स नव्हते लिहिले इश्यूअर के डिपॉझिटरीचे पण आपण त्याची फक्त हे लिहिले, फक्त रेकॉर्ड लिहिले तेवढंच आहे। हो गया क्या, ये लिखा हुआ है। चल, क्या डीमटेरियलाइजेशन मैंडेटरी है क्या, द आंसर इज नो, इट इज अ चॉइस ऑफ इन्वेस्टर। आपको डीमटेरियलाइज चाहिए कि फिजिकल चाहिए, विथ सिक्योरिटी, ऑल द सिक्योरिटी, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कन्वर्टिबल बॉन्ड, नॉन कन्वर्टिबल बॉन्ड, सब कुछ, जितने भी राइट शेयर, बोनस शेयर, सब कुछ आपके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में मेंटेन कर सकते हैं। इनका ऑडिट होता है, और ये ऑडिट वाला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक होता है इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट किसका होता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डिपॉजिटरी का मतलब एनएसडीएल सीडीएसए, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का मतलब स्टॉक ब्रोकर एंड बैंक। कौन करवाता है ऑडिट, एनएसडीएल का ऑडिट करवाता है प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी ओनली। स्टॉक ब्रोकर का ऑडिट करता है सीएस। कब, विद इन अ 3 मंथ, नॉट मोर देन 3 मंथ्स, नॉट मोर देन 3 मंथ्स। रिपोर्ट किसको देंगे, तो ये रिपोर्ट सेबी एंड डिपॉजिटरी, और ये रिपोर्ट किसको देगा, सेबी एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। वेट, नाउ इंटरनल ऑडिट के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट आता है आपका कॉन्करेंट ऑडिट। Concurrent audit is a demat account opening, control and verification of delivery instruction slip subject to concurrent audit. Depository participant has advised to appoint a firm, qualified chartered accountant and company secretary to hold a certificate in practice of a concurrent audit. तो ऑडिट किसका होता है, तो ये ऑडिट होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का। उसमें किसका ऑडिट किया जाता है, तो इसमें ऑडिट किया जाता है आपका डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप का, जिसको DIS भी बोला जाता है। ऑडिट कौन करता है, CA एंड CS प्रैक्टिसिंग। इसमें 2 ऑडिट होते हैं, ओके, इशुएंस एंड वेरिफिकेशन। ये थोड़ा ध्यान से देखो क्योंकि ये 5 मार्क के लिए शॉर्ट नोट में बहुत बार आया। इशुएंस ऑफ डिलीवरी इंस्ट्रक्शन बुकलेट, अभी अपन इलेक्ट्रॉनिकली इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं बाय एंड सेल की। पहले जैसे बैंक में पेइंग स्लिप भरते थे ना अपन, ऐसी पर्ची आती थी, वैसे आपको डीमैट अकाउंट के लिए पर्ची देना पड़ता था और बोलना पड़ता था कि बाय करना है कि सेल करना है, कितनी क्वांटिटी करना है, कितना प्राइस। जैसे पेइंग स्लिप बैंक में लिख के देते थे वैसे, उसको बोला जाता है डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप। नाउ ये इशू किया जाता है। नाउ इशू करने के बाद ये क्लाइंट को इसके रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं बैक ऑफ द ऑफिस पे, क्या कि कोई इंस्ट्रक्शन आया है, क्या आया तो उसका डेट एंड टाइमिंग क्या है। देन कोई आपके इशू जो किए हुए इंस्ट्रक्शन है वो ब्लॉक किए क्या, लॉस्ट स्टोलन। जब अपन चेक इशू करते तो एक हाथ चेक मिसप्लेस हो गया तो अपन ब्लॉक करते कि नहीं, तो वैसे वो डिलीवरी इंस्ट्रक्शन ब्लॉक किया है क्या, चोरी हो गया है क्या, स्टोलन है क्या। 2 स्टेप वेरिफिकेशन, 5 लाख के ऊपर की इंस्ट्रक्शन 2 बार चेक की जाएगी क्योंकि बड़ा ट्रांजैक्शन है। एंड इंस्ट्रक्शन रिसीव्ड फ्रॉम डीमैट अकाउंट। एक मिनट, देन डिफरेंस आ सकता है आपको लिखने के लिए, विच इज नथिंग बट अ रजिस्टर्ड डिबेंचर एंड बेनिफिशियल डिबेंचर। रजिस्टर सिर्फ नाम का डिबेंचर होल्डर है आपका, कौन, डिपॉजिटरी। बेनिफिशियल का मतलब कौन, जो आप हो, इन्वेस्टर है, वो आपका बेनिफिशियल ओनर है। डिपॉजिटरी रजिस्टर में अगर आप चेक करोगे तो रजिस्टर ओनर जो है आपका, ही डू नॉट हैव वोटिंग राइट, इसको वोटिंग राइट नहीं है।
नाउ ये रिकॉर्ड मेंटेन करता है कि बेनिफिशियल ओनर कौन है और ये सिक्योरिटीज ट्रांसफर नहीं कर सकता है। बेनिफिशियल ओनर बोनस, राइट शेयर, डिविडेंड ये सबको बेनिफिशियल ओनर को मिलेंगे, रजिस्टर ओनर को नहीं। नाउ सारी लायबिलिटी भी इसकी है, रजिस्टर ओनर की नहीं। और ये शेयर गिरवी रखवा सकता है, रजिस्टर ओनर शेयर गिरवी नहीं रखवा सकता है। मैंने बोला था रजिस्टर ओनर बोले तो डिपॉजिटरी और बेनिफिशियल ओनर बोले तो इन्वेस्टर। अब इसके हिसाब से सोचो, इन्वेस्टर सारी राइट एंजॉय करेगा, नाउ लायबिलिटी भी उसकी और लायबिलिटी के साथ साथ शेयर गिरवी भी रखवा सकता है। नाउ डिपॉजिटरी सिर्फ नाम का रजिस्टर है तो इसको वोटिंग राइट है क्या? नहीं। ये बेनिफिट एंजॉय कर सकता है क्या? नहीं। ये शेयर ट्रांसफर कर सकता है? नहीं। नाउ ये सिर्फ बेनिफिशियल ओनर कौन है इसका रिकॉर्ड मेंटेन करता है। दिस इज अ डिफरेंस। एक और डिफरेंस है आपका कस्टडियन वाला और कस्टडियन के अलावा आपका डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी का अगर अपन बात करेंगे तो दोनों का काम है सेफ कीपिंग, बट सेफ कीपिंग के साथ साथ डिपॉजिटरी क्या करता है? बेनिफिट रियल ओनर को ट्रांसफर करता है। यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होता है, यहाँ पे डिपॉजिटरी एक्ट है और यहाँ पे कस्टडियन एक्ट है। ये सिर्फ दो लाइन का ही डिफरेंस है आपका। नाउ मैं क्या क्या बोल रहा हूँ वो थोड़ा ध्यान से देखो। अगर ये चैप्टर आपको कंप्लीटली अच्छे से डिटेल में कवर करना है तो आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए? डिफरेंसेस कस्टडियन का और डिपॉजिटरी का, ये आपके पास होना चाहिए। कस्टडियन एंड डिपॉजिटरी का डिफरेंस ये आपके पास होना चाहिए। डिफरेंस डीमैट एंड रीमैट, इनका डिफरेंस होना चाहिए, पास क्वेश्चन में है ही। देन डिफरेंस बिटवीन रजिस्टर ओनर एंड बेनिफिशियल ओनर। ओके। देन इसके अलावा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेटेंट की नोट, जिसमें मुझे चाहिए उसका फंक्शन और उसके अकाउंटिंग रिकॉर्ड। डिपॉजिटरी की नोट जिसमें उसका फंक्शन और उसके रिकॉर्ड, ये रिवीजन में आपका कवर होगा। असाइनमेंट शीट चेक करो, आपका सब कुछ कवर होगा। डन। उसके बाद नेक्स्ट वन बेनिफिट, डिपॉजिटरी के बेनिफिट, बैड डिलीवरीज एलिमिनेट होता है, टाइम से होता है, कैशलेस बेनिफिट है, नाम चेंज कर सकते हैं, ये वाला। डन। ऑडिट, इंटरनल ऑडिट एंड कॉन्करेंट ऑडिट, ये इसके शॉर्ट नोट्स आपके रेडी होनी चाहिए। ये 7 क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 3 क्या हो जाएगा, अच्छे से डन हो जाएगा। एंड द लास्ट वन पेनल्टी, पेनल्टीज। ओके। पेनल्टी का चार्ट दिया है मैंने, ये रहा आपका पेनल्टी का चार्ट, ध्यान से देखो। फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन एंड रिटर्न, फेल टू एंटर इनटू द एग्रीमेंट, इन्वेस्टर की कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं किए, डीमैट रीमैट का प्रोसेस पेंडिंग है, शेयर रिकंसाइल नहीं किए, सेबी के डायरेक्शन फॉलो नहीं किए, पेनल्टी इज 1 लाख पर डे एंड 1 करोड़। ये सबका पेनल्टी क्या है आपका? एक ही। मैं अभी फिलहाल के लिए पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवा रहा हूँ, बट जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि पास्ट एग्जाम में क्वेश्चन क्या है। डिपॉजिटरी कस्टडियन का डिफरेंस दिया उन्होंने। ओके। देन शेयर इन फिजिकल फॉर्म, डीमैटेराइज्ड फॉर्म, इसका डिफरेंस दिया है। नाउ नेक्स्ट वन पूछा है 3 मार्क के लिए कि आपके डीमैट के फायदे क्या, अपन ने करवाया। देन डीमैटेराइजेशन ऑफ द सिक्योरिटी कैसे करोगे, वो पूछा है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बोला था ना, नोट आएगा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, रिकॉर्ड कौन से मेंटेन करता है वो बोलो। डीमैटेराइजेशन एंड रीमैटेराइजेशन, उसका डिफरेंस है। देन ये देखो कॉन्करेंट ऑडिट, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप, 4 मार्क के लिए पूछा है। दोनों इश्यूएंस एंड वेरिफिकेशन एज इट इज है।
ये क्वेश्चन देखो कौन सी क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, ये देखो कितनी बार रिपीट हुए। प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी कॉन्करेंट ऑडिट, डीमोटलाइजेशन इमोटलाइजेशन, कंपनी एंड इन्वेस्टर को डिपॉजिटरी क्या करवाता है, इनडायरेक्ट बेनिफिट, प्रोसेस ऑफ रीमोटलाइजेशन। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए, लगातार रिपीट हुए। इन्होंने आंसर तक लिखना छोड़ दिए क्योंकि वही बार बार क्वेश्चन क्या हो रहे, रिपीट हो रहे। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अगर आप चेक करोगे तो मोड ऑफ डिपॉजिटरी दिया है, ये वापस देखो आपका ऑडिट वाला पार्ट कवर है, डिपॉजिटरी का ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन घर पे देखोगे तो एक लास्ट पार्ट 33 और समथिंग लाइक, बट इसमें से बहुत सारे रिपीटेटिव है। दोनों चैप्टर को क्विकली मैं वाइंड अप कर रहा हूँ 2 सेकेंड के लिए। चलो चैप्टर नंबर 3 याद ध्यान दो, चलो फटाफट। डिपॉजिटरी कौन, एनएसडीएल सीडीएसएल। एनएसडीएल सीडीएसएल ये क्या है, तो ये आपकी रजिस्टर कंपनी है, सेबी रजिस्टर कंपनी और कंपनी एक्ट के हिसाब से इनका काम है इलेक्ट्रॉनिकली शेयर फिजिकल में करवाना, फिजिकल इलेक्ट्रॉनिकली करवाना। इनका काम क्या है, इनका काम है अकाउंट्स को ओपन करना, डीमोटराइज रीमोटराइज करना, कॉर्पोरेट बेनिफिट सेटलमेंट एंड मेंटेन द रिकॉर्ड। नाउ इनका प्रोसेस क्या है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का डीमोटराइजेशन का प्रोसेस क्या है। डीआरएफ फॉर्म फिल आउट करेंगे, सर्टिफिकेट देंगे, डीपी को बताएगा, डीपी को बताएगा, डी कंपनी को बताएगा। मीनवाइल इसको फिजिकल फॉर्म आएगा, कंफर्म करेंगे, अप्रूव करेंगे, इलेक्ट्रॉनिकली बताएगा और अकाउंट में क्रेडिट होगा। देन रीमोटलाइजेशन का प्रोसेस, आरआरएफ फॉर्म फिल आउट करेगा, इलेक्ट्रॉनिकली इन्फॉर्म होगा, कंपनी के पास जाएगा, कंपनी डीमैट कैंसिल करेगा, फिजिकल सर्टिफिकेट प्रिंट करके भेज देगा। नाउ ये कंपनी डी को इलेक्ट्रॉनिकली बताएगी, डी डीपी को बताएगा, डीपी उसके अकाउंट को डेबिट करेगा। तो ये पार्ट हो गया। 3 लोग हैं, एक इश्यूअर है, एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है और एक डिपॉजिटरी है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एक्ट एज अ एजेंट ऑफ अ डिपॉजिटरी। नाउ इट रिप्रेजेंट्स के साथ साथ ये इन्वेस्टर और डिपॉजिटरी इनको जोड़ने का काम करता है, एक्ट एज अ एजेंट। स्टॉक ब्रोकर हो सकता है, सब ब्रोकर हो सकता है, कस्टोडियन हो सकता है या बैंक हो सकता है। नाउ इन दैट सिचुएशन इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ फंक्शन क्या है, फंक्शन अकाउंट को ओपन करना ब्रोकर का काम है, डिपॉजिटरी का एजेंट करके एक्ट करना ये उसका काम है, रिक्वेस्ट ट्रांसफर करना, पे आउट सेटल करना, सिक्योरिटीज को गिरवी रखना, डीमैट रीमैट ये उसका काम है। रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करेगा, सारे ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, डीमोटराइज में कितना है वो चेक करेगा, रिक्वेस्ट क्या आई है वो चेक करेगा एंड नोटिस को अप्रूव करेगा। नाउ रोल रिकॉर्ड्स ऑफ द डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी का काम है कितने शेयर डीमोटराइज किए, कितने शेयर रीमोटराइज किए। नाउ ओनर का नाम क्या है, बेनिफिशियल ओनर कौन है, डिटेल पार्टिसिपेंट कौन है और इसकी सिक्योरिटीज ईच डे वाइज किसको किसको ट्रांसफर की है, इनके बीच का डिफरेंस। लायबिलिटी बेनिफिशियल ओनर की होती है, इसकी नहीं, बेनिफिट ये एंजॉय करता है, ये नहीं, ये शेयर ट्रांसफर कर सकता है, ये नहीं, ये शेयर गिरवी रख सकता है, ये नहीं, ये बेनिफिट के रिकॉर्ड मेंटेन करता है, बेनिफिशियल ओनर नहीं। इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट दोनों का ऑडिट होगा। इंटरनल ऑडिट जो डिपॉजिटरी का वो सीएस करवाता है, ब्रोकर का सीएस कोई भी करवाता है, 3-3 महीने के अंदर करने। नाउ डिपॉजिटरी रिपोर्ट यानी जो कंपनी सेक्रेटरी है वो डिपॉजिटरी को और सेबी को रिपोर्ट देगा और आपका सीए जो रिपोर्ट है वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एंड सेबी को रिपोर्ट देगा। कॉन्करेंट ऑडिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर मत करो। कॉन्करेंट ऑडिट कौन है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का होगा, किसका, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप का होगा, कौन करेगा, सीएस प्रैक्टिसिंग करेंगे। पहले डीआईस इशू किए जाते हैं तो इशू उसका कंट्रोल और उसके रिकॉर्ड मेंटेन करने, फिर उसका ऑडिट होगा, ऑडिट में डेट एंड टाइमिंग, उसके अलावा कौन से ब्लॉक एंड स्टोलन है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन 5 लाख के ऊपर और डीमैट अकाउंट में इंस्ट्रक्शन कौन से रिसीव्ड हुए हैं ये आपको बताना है। कस्टोडियन एंड डिपॉजिटरी एक्ट है, कस्टोडियन एक्ट है। सेफ कीपिंग ये शेयर ट्रांसफर करता है, ये शेयर ट्रांसफर नहीं करता, तो ये डिफरेंस भी खत्म हो गया। देन उसके अलावा और कुछ बचा है क्या, एवरीथिंग हैज बीन डन।
अगर आप नोट्स चेक करोगे तो नोट्स में डीपी के रिकॉर्ड दिए हैं, डिपॉजिटरी के भी रिकॉर्ड दिए और पार्टिसिपेंट्स भी दिए। पेनल्टी कॉमन पेनल्टीज है सब पे, कुछ ना करने पे 1 लाख और 1 करोड़ विच इज हायर। ये 2 चैप्टर डन है। तो आज आपको सिक्योरिटीज में 2 चैप्टर के असाइनमेंट शीट पहले पढ़ो और असाइनमेंट शीट पढ़ने के बाद वो बाय हार्ट लर्न कर लो असाइनमेंट शीट, क्योंकि उसी में से क्वेश्चन आएंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर देखो। ओके चलो बाय।